आज का विषय है तुलनात्मक सिद्धांत। इतिहास में किस प्रकार से तुलनात्मक सिद्धांत आया, इस पर हम बात करेंगे। इसका अभिप्राय क्या है, तुलनात्मक सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार यह सिद्धांत प्रारंभ हुआ, इसके प्रणेता तथा प्रमुख समर्थक विचारक कौन कौन हैं, उनके विचार भी जानेंगे। इसके बाद तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता क्या है तथा इसकी सीमाएं क्या हैं, इस पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। निष्कर्ष में अंत में हम विचार करेंगे और प्रमुख विचारकों के साथ देखेंगे निष्कर्ष। तुलनात्मक सिद्धांत इतिहास में इसका अभिप्राय क्या है, इस पर बात करते हैं। तुलनात्मक सिद्धांत का अभिप्राय इतिहास में एक ऐसी विधि से है जो दो या उससे अधिक शासकों, प्रशासकों, व्यक्तियों, घटनाओं, स्थितियों, परिस्थितियों, नीतियों, धर्मों, क्रांतियों, सभ्यताओं अथवा संस्कृतियों आदि की समानताओं तथा असमानताओं को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। इतिहास में तुलना करने वाला सिद्धांत अथवा तुलना के माध्यम से स्थितियों को स्पष्ट करने की विधि जो इतिहास में प्रयुक्त होती है, यही तुलनात्मक सिद्धांत से अभिप्राय है। सीधे तौर पर कहें तो तुलनात्मक सिद्धांत तुलना पर आधारित है। स्वाभाविक है, इसमें एक से अधिक स्थितियां, परिस्थितियां या व्यक्ति होंगे तभी तुलना संभव है। तो इतिहास में तुलना का प्रयोग किया जाता है, उसी को तुलनात्मक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। पृष्ठभूमि में देखते हैं। तुलनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक इटली के इतिहासकार जियाम्बत्तिस्ता विको को माना जाता है। उनका मानना था कि इतिहास में समानता और अक्षुण्णता की प्रवृत्ति विद्यमान है। समानता का आधार यह है कि मनुष्य स्वयं इतिहास का निर्माता है और उसकी प्रकृति में सर्वत्र मौलिक समानता मिलती है। मानव प्रकृति में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, इसके पूर्व स्थिति और स्वरूप के चिन्ह उसमें अवश्य विद्यमान रहते हैं। अतः इतिहास में अक्षुण्णता और क्रम लगातार बना होता है। तो इस आधार पर पृष्ठभूमि स्वीकार की जाती है। इमाइल दुर्खीम कार्य कारण संबंध की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए तुलनात्मक पद्धति को सर्वोत्कृष्ट पद्धति स्वीकार करते हैं। इमाइल दुर्खीम के अनुसार विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का ऐतिहासिक परिस्थितियों से घनिष्ठ संबंध होता है। कभी कभी घटनाएं और परिस्थितियां एक दूसरे को उत्पन्न करने का कारण होती हैं। कौन सी घटना किस परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न हुई या किस घटना ने कौन सी परिस्थिति पैदा की, यह सब जानने के लिए हम उन सभी परिस्थितियों की तुलना घटनाओं के संदर्भ में करते हैं जिनमें दो घटनाएं एक साथ घटित होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। इसी को तुलनात्मक पद्धति कहा जाता है। तो ये विचार इमाइल दुर्खीम, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री भी हैं, अर्नोल्ड जोसेफ डायनबी ने अपने विश्वविख्यात ग्रंथ और स्टडी ऑफ हिस्ट्री में 21 सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया। कुछ स्थानों पर 29 सभ्यताओं का उल्लेख होता है, तो 21 अथवा 19 सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया। इस ग्रंथ में इन संस्कृतियों के जन्म, विकास, पतन का विस्तृत उल्लेख इनके द्वारा किया गया। यह अध्ययन तुलनात्मक पद्धति से किया गया। तो टाइनबी ने इसका प्रयोग किया। 20 वर्षों तक कठोर श्रम इन्होंने कर ये ग्रंथ लिखा था। अर्नोल्ड जोसेफ टाइनबी ने ए फ्रीमैन से प्रेरणा प्राप्त की। फ्रीमैन अपने इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते थे। उन्हीं से अर्नोल्ड जोसेफ टाइनबी ने प्रेरणा प्राप्त की और सभ्यताओं का जो 29 सभ्यताओं का अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया 20 वर्ष के कठोर परिश्रम से, वो ए फ्रीमैन से ही उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। गार्डिनर के अनुसार तुलनात्मक विधा ही इतिहासकारों में व्याप्त जातीय, राजनीतिक और राष्ट्रीय पूर्वाग्रहों को कम कर सकती है। गार्डिनर ने इसकी उपयोगिता की ओर ध्यान दिया और ये बताया कि तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने से पूर्वाग्रह, चाहे वह जातीय हों, राजनीतिक हों या राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, उनसे तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से मुक्त हुआ जा सकता है।
सत्य कथन है, डायनबी के अनुसार किसी विशेष देश का किसी विशेष परिस्थिति में कैसा आचरण होता है हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम यह भी ना देखें कि उसके साथी देश का उसी परिस्थिति में कैसा उसी के समान या भिन्न आचरण होता है। ये देखने के बाद यानी तुलना करने की बात डायनबी कर रहे हैं दो देशों की एक तरह की परिस्थिति में किस प्रकार से वो आचरण करते हैं, उससे तुलना से बातें स्पष्ट हो सकती हैं। इस ओर डायनबी का ध्यान जाता है और उसी आधार पर उन्होंने 29 सभ्यताओं का विस्तृत अध्ययन 20 वर्षों के कठोर श्रम से प्रस्तुत किया। आइए अब देख लेते हैं तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता एवं उसकी सीमाएं क्या होती हैं। तुलनात्मक पद्धति तो स्पष्ट है कि तुलना का प्रयोग इतिहास में होता है और उसकी उपयोगिता और उसकी सीमाएं क्या हैं उस पर विचार करते हैं। पहली उपयोगिता, समानताओं के स्पष्टीकरण में सहायक। इतिहास में जब समानताओं का स्पष्टीकरण करना होता है तब तुलनात्मक पद्धति उपयोगी है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड और भारत के शासकों की और शासन की स्थिति में समानता अकबर के युग में तथा एलिजाबेथ के काल में किस प्रकार से समानताएं थीं, या अन्य किसी भी सभ्यता संस्कृति की समानताएं अगर स्पष्ट करनी है तो तुलना या तो असमानता बताएगी या समानता बताएगी। तो इस समानता के स्पष्टीकरण के लिए ये सहायक होता है। दूसरा, असमानताओं का उद्घाटन भी समान रूप से करता है। इतिहास में जब असमानताओं का स्पष्टीकरण किया जाना हो तब भी यह पद्धति उपयोगी है। उदाहरण के लिए, सिंधु सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के जीवन के अंतर को अगर स्पष्ट करना हो तो तुलनात्मक पद्धति से अध्ययन करें तो उनकी असमानता भी स्पष्ट हो जाती है। समानता भी स्पष्ट करना चाहें तो समानता भी स्पष्ट हो जाती है। तो मुख्य रूप से समानता और असमानता को स्पष्ट करने में तुलनात्मक पद्धति बहुत उपयोगी है। सभ्यता एवं संस्कृतियों के स्पष्टीकरण हेतु। सभ्यता एवं संस्कृतियों के स्पष्टीकरण में भी यह पद्धति उपयोगी है। इस पद्धति का आश्रय लेकर डायनबी ने 29 सभ्यताओं की तुलना प्रस्तुत की तथा विभिन्न संस्कृतियों का स्पष्टीकरण किया। इससे ये प्रायोगिक रूप से प्रमाणित हो जाता है। सभ्यताओं के काल निर्धारण में ये सहायक है तुलनात्मक पद्धति। किस प्रकार से? सभ्यताओं के काल का निर्धारण तुलना से कैसे स्पष्ट होता है? सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के काल निर्धारण में ये उपयोगी है। उत्खनन से प्राप्त सामग्रियों की तुलना करके स्पष्ट किया जा सकता है कि कौन सी सभ्यता किस काल की है। उदाहरण के लिए, मृद भांड, मिट्टी के जो बर्तन मिलते हैं, चित्रित धूसर भांड एक सभ्यता में मिले और दूसरी सभ्यता में भी वही चित्रित धूसर भांड उसी तरह से प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों सभ्यताएं एक काल की हैं। इस तरह से स्पष्टीकरण हो जाता है सभ्यताओं के काल के निर्धारण में तुलनात्मक पद्धति से। एक सभ्यता में प्राप्त मृद भांड और दूसरी सभ्यता में खुदाई में प्राप्त मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, उनकी तुलना करके ये स्पष्ट हो जाता है कि वो किस काल के हैं। ऐतिहासिक नियमों के निर्धारण अथवा सामान्यीकरण हेतु तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न स्थितियों एवं परिस्थितियों की तुलना कर सामान्य तथ्यों या तत्वों के आधार पर ऐतिहासिक नियमों का निर्धारण किया जा सकता है, अथवा इसको हम सामान्यीकरण भी कहते हैं। समान परिस्थितियां अगर मिलती हैं, या उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं विभिन्न राज्यों एवं साम्राज्यों की पतन की स्थितियों की तुलना यदि की जाए, चाहे यूरोप में हो, चाहे भारत के मौर्यों के बारे में हो, गुप्तों के विषय में हो, या अन्य राजाओं के पतन या वंशों के पतन के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो उनमें कुछ सामान्य कारण प्राप्त होते हैं, एक तरह के कारण प्राप्त होते हैं, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिकों की कमजोरी, आर्थिक स्थिति की हीनता, दरबारी षड्यंत्र। यदि ये हो रहे हैं किसी राज्य में, ऐसी स्थितियां हैं, तो उस साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी है, ये कहा जा सकता है। तो ऐतिहासिक नियमों का इसी प्रकार से सामान्यीकरण किया जा सकता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति यदि होती है तो ऐसी परिस्थिति में साम्राज्य का पतन होता है। क्रांतियों को लिया जा सकता है। रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका में क्रांति हुई। जहां भी क्रांतियां हुई, हम हमेशा पाते हैं कि मध्यम वर्ग ने सभी जगह नेतृत्व किया। शासकों के प्रति असंतोष था। क्रांतियों में कारणों में समानता हमको देखने को मिलती है।
इस तरह से सामान्यीकरण करके ऐतिहासिक नियमों की घोषणा की जा सकती है। ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व के रेखांकन हेतु तुलनात्मक पद्धति उपयोगी है। यह किस प्रकार से? इतिहास में किसी ऐतिहासिक घटना के महत्व को रेखांकित करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 1857 की भारतीय क्रांति की तुलना फ्रांस, रूस, अमेरिका अथवा चीन की क्रांतियों से करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह क्रांति राष्ट्रीय क्रांति थी। फ्रांस में पेरिस की भीड़ क्रांति कर देती है, वो राज्य क्रांति है। तो भारत में इतने क्षेत्र में अगर क्रांति फैले तो क्रांति कैसे नहीं थी? तो ऐतिहासिक घटनाओं की जब तुलना हम करते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। इस तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को रेखांकित किया जाता है तुलनात्मक पद्धति के द्वारा। तुलनात्मक पद्धति पूर्वाग्रहों की समाप्ति में भी सहायक है। इतिहास में कई गलत धारणाएं प्रचलन में रहती हैं, जैसे हमारा क्षेत्र श्रेष्ठ है, हमारी सभ्यता, हमारा देश, हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की कृषि, हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। ऐसी धारणा प्रायः सभी देशों में पाई जाती है, किंतु अनेक देशों की सभ्यता और संस्कृतियों की जब तुलना की जाए तो हमको स्पष्ट हो जाता है कि हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता में क्या कमजोरियां हैं। तो पूर्वाग्रह जो हमारे होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। असत्य धारणाओं की समाप्ति में भी सहयोगी है। तुलनात्मक पद्धति असत्य धारणाओं की समाप्ति में सहयोगी है। उदाहरण के लिए यूरोप की यह धारणा कि यूरोप के इतिहास या यूरोप के इतिहासकारों की यह धारणा कि सारी प्राचीनतम सभ्यताएं यूरोप से संबंधित हैं। तुलनात्मक अध्ययन जब किया जाता है तो ज़्यादातर प्राचीन सभ्यताएं एशिया में, भारत में अथवा अफ्रीकन देशों में प्राप्त होती हैं और उससे स्पष्ट हो जाता है कि जो असत्य धारणा उनकी है वो खंडित हो जाती है। तो असत्य धारणाओं की समाप्ति में भी तुलनात्मक अध्ययन सहयोगी होता है। श्रेष्ठता के निर्धारण में भी सहयोगी। किसी देश के शासन, प्रशासन, राजा, सेना अथवा किसी भी स्थिति की श्रेष्ठता को जब प्रमाणित करना हो तो तुलनात्मक पद्धति से जब अध्ययन किया जाता है तो स्वयं ही यह प्रमाणित हो जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता के निर्धारण में भी ये सहयोगी है। तथ्यों की तुलना तथा निष्कर्ष निकालने में सहयोगी। तुलनात्मक पद्धति द्वारा तथ्यों की तुलना कर आसानी से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उदाहरणार्थ गुप्तकाल स्वर्ण युग था अथवा नहीं, तथ्यों की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए, भारत के ही किसी अन्य वंश से की जाए या किसी अन्य देश के साथ जहां स्वर्ण युग हो, ऐसी परिस्थिति की तुलना की जाए तो अपने आप ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि वास्तव में क्या स्थिति थी। तो तथ्यों की तुलना और निष्कर्ष निकालने में भी तुलनात्मक पद्धति उपयोगी है। ऐतिहासिक मानदंडों के परीक्षण में सहायक। क्या सम्राट अशोक, सम्राट अकबर या विक्रमादित्य महान थे? इनके लिए जो मानदंड परीक्षण के जो आधार होते हैं उनको भी तुलनात्मक पद्धति से जब अध्ययन किया जाता है तो निष्कर्ष आसानी से निकल सकते हैं। मानदंडों का भी परीक्षण हो सकता है। किसी देश को महान मानने के पीछे क्या मानदंड होंगे, नापने का तरीका क्या होगा, उनमें भी परिवर्तन हो सकता है, किया जा सकता है। तो उनके परीक्षण में भी ये सहायक है। ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों के स्मरण में सहायक। जब आपको कुछ याद रखना हो, अनेक सभ्यताओं को एक साथ पढ़ना हो, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, वांगहो की सभ्यता और सभी की तुलना करनी हो, स्मरण रखना हो आपको सभी के तथ्यों को, तो समान तथ्यों की तुलना और असमान तथ्यों की तुलना यदि आप कर लेते हैं तो आसानी के साथ सभी सभ्यताओं की स्थिति आपको स्पष्ट हो जाती है। अगर अलग अलग आप उनको पढ़ते हैं तो उनको याद रखने में, स्मरण रखने में आपको दिक्कत होगी। तो ऐतिहासिक घटनाओं तथा तथ्यों के स्मरण में तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन करते हैं तो एक पृष्ठ में हम सारे सभ्यताओं की प्रमुख प्रमुख बातें लिख लेते हैं, उनकी समानताएं और असमानताएं। उससे अपने आप हमको वो स्मरण रखने में सुविधाजनक प्रतीत होती है। देश काल तथा परिस्थितियों की तुलना करना स्पष्ट हो जाता है। इससे भी तुलना करने में एक देश दूसरे देश में क्या अंतर था, जैसे हमने अकबर, भारत और इंग्लैंड की स्थिति की तुलना की। कालखंड में किस काल में परिस्थितियां कैसी थी, इसकी तुलना आसानी के साथ की जा सकती है और उसका मूल्यांकन भी हम आसानी से कर सकते हैं। ऐतिहासिक विवादों के समाधान हेतु भी
इसको प्रयुक्त किया जा सकता है। कई ऐतिहासिक विवादों के समाधान हेतु तुलनात्मक पद्धति उपयोगी है। विशेषकर श्रेष्ठता विषयक विवादों में तुलनात्मक पद्धति अत्यंत उपयोगी है। उदाहरणार्थ, शासन की श्रेष्ठता, सैन्य श्रेष्ठता आदि। इंग्लैंड की सेना श्रेष्ठ थी या भारत की सेना, फ्रांस की सेना या इंग्लैंड की सेना, आप तुलना कर सकते हैं उसी काल में और स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या स्थितियां थीं। तो ऐतिहासिक विवादों में और विशेषकर श्रेष्ठता को स्थापित करने में कौन श्रेष्ठ था, उसके लिए बहुत उपयोगी है। व्यापक दृष्टिकोण अपनाने में ये सहयोगी है। प्रायः सभी देश अपनी क्षेत्रीय उपलब्धियों अथवा इतिहास को लेकर, सभ्यता एवं संस्कृति को लेकर संकुचित धारणाओं में रहते हैं। उनको अपनी सभ्यता श्रेष्ठ लगती है, किंतु तुलनात्मक अध्ययन से उनका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। उनको यह समझ में आ जाता है कि केवल वे ही श्रेष्ठ नहीं बल्कि उनसे भी कई श्रेष्ठ हैं। स्थिति स्पष्ट हो जाती है। ऐतिहासिक समझ में सहयोगी है। तुलनात्मक पद्धति द्वारा अध्ययन करने पर ऐतिहासिक समझ में वृद्धि होती है, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है। तुलना जब भी हम करते हैं तो एक समान कम से कम दो स्थितियों की तुलना करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से व्यापक होता जाता है और हमारे समझ में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होती है। घटनाओं और परिस्थितियों के स्पष्टीकरण में सहायक है। विभिन्न घटनाओं एवं परिस्थितियों का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तब घटनाएं एवं परिस्थितियां ज़्यादा स्पष्ट हो पाती हैं। जैसा जितनापन पहले स्पष्ट था, पूर्व की अपेक्षा अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तुलनात्मक अध्ययन से। व्यावसायिक समझ एवं उपयोग में सहयोगी। तुलनात्मक पद्धति के द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान का व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकता है। किन देशों में कैसा शासन है, आर्थिक स्थितियां कैसी हैं, व्यापार के लिए क्या स्थितियां हैं, इन सब की अनुकूलता और प्रतिकूलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और उसके आधार पर व्यापारिक उपयोग, व्यावसायिक उपयोग भी इसका होता है। और ऐसा यूरोपीय जातियों ने किया भी। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने व्यापार शुरू किया। बड़ी कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियां स्थापित हुईं। उन्होंने देख लिया कि भारत के क्षेत्र में व्यापार करना आसान है। न केवल व्यापार बल्कि राजनीतिक अधिकार भी आसान है, और इसमें करने में वो सफल रहे, तो इनका उपयोग भी होता है। परिकल्पना के निर्माण में भी ये सहयोगी है। जिस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं की परिकल्पना निर्माण की आवश्यकता इतिहास में हो, उस तरह की विभिन्न घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन यदि कर लिया जाए तो नवीन घटना के लिए परिकल्पना निर्माण में आसानी हो जाती है। आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि वैसी ही परिस्थिति में अन्य घटनाओं में किस तरह से परिकल्पना निर्माण किया गया, उससे प्रेरणा ली जा सकती है, सीखा जा सकता है। व्यक्तित्व की तुलना में सहयोगी है। सम्राटों, शासकों, प्रशासकों, सेनापतियों या हीरोज़ जो होते हैं, इतिहास के नायक होते हैं, उनके व्यक्तित्वों की तुलना जब हमको करनी होती है तो आसानी के साथ इस पद्धति के द्वारा तुलना की जा सकती है। कौन श्रेष्ठ था, कहाँ पे क्या स्थिति थी, किसकी क्या अच्छाई और क्या बुराई थी। समकालीन राजाओं में, देशों में ये तुलना हो सकती है। तो व्यक्तित्व की तुलना में ये सहयोगी है, किंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। असमान तुलना से त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इस पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। सभी स्थानों पर इसका उपयोग संभव नहीं है। यदि तुलना असमान परिस्थितियों, घटनाओं अथवा व्यक्तियों में की जाती है तो निष्कर्ष निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण होंगे, जैसा कि इतिहासकार स्मिथ ने किया। एक उदाहरण है, समुद्रगुप्त और नेपोलियन की तुलना की, जबकि दोनों के काल में बहुत अंतर था। एक प्राचीन काल का, एक आधुनिक काल का, एक यूरोप का, एक भारत का, जमीन आसमान का अंतर था। तो इस तरह की तुलना यदि की जाती है तो निष्कर्ष गलत निकलते हैं। उन्होंने कह दिया, स्मिथ ने कहा कि समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन था, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से कहीं महान था। यद्यपि सीधे तुलना नहीं हो सकती, किंतु इसने 100 युद्ध किए और सारे के सारे समुद्रगुप्त ने जीते, कभी पराजित नहीं हुआ, अपराजेय रहा। जबकि नेपोलियन को तो इंग्लैंड की कैद में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, पराजित होना पड़ा, रूस में उसे पराजित होना पड़ा, जल युद्ध में नेल्सन ने उसकी सेना को परास्त किया। तो इस तरह से तुलना उचित नहीं है, इसी कारण उनके निष्कर्ष गलत हैं। तुलनात्मक पद्धति की अपनी सीमाएं हैं। किसी भी स्थान पर इस पद्धति का उपयोग नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 2
एक तरह की स्थितियां, घटनाएं अथवा व्यक्तित्व हों, मात्र एक तरह की, एक प्रकार की एक ही घटना हो या एक ही परिस्थिति हो, तो तुलनात्मक पद्धति वहाँ पर प्रयुक्त नहीं हो सकती। तुलनात्मक पद्धति का निष्पक्ष प्रयोग आवश्यक है। इसमें किसी एक पक्ष में झुक जाने का खतरा लगातार बना होता है। तुलनात्मक पद्धति का दुरुपयोग भी हो सकता है अपने मत को सिद्ध करने के लिए अथवा अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए। एक पक्षीय व्याख्या तुलनात्मक पद्धति में की जा सकती है। इतिहासकार को इससे बचाव करना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए, ईमानदारी उसकी आवश्यक है। निष्कर्ष में देखते हैं, उपयोगी पद्धति है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत विस्तार से हमने बात की। स्पष्ट हो गया कि यह पद्धति अत्यंत उपयोगी है, बहुत इसका उपयोग संभव है, किंतु प्रयोग एक सीमा तक हो सकता है, ये भी हमने देखा। और इतिहासकार की निष्पक्षता, ईमानदारी तुलनात्मक पद्धति के लिए आवश्यक है, अन्यथा वह किसी एक पक्ष में एक पाक्षिक विश्लेषण वो कर सकता है, इससे उसे बचना चाहिए। स्पेंगलर के द्वारा इस पद्धति को अस्वीकार किया गया। स्पेंगलर विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन की संभावना को स्वीकार नहीं करते। उनकी यह मान्यता है कि प्रत्येक सभ्यता पूर्ण रूपेण विलक्षण तथा स्वाधीन है, किसी प्रकार की तुलनात्मक विश्लेषण की संभावना उनमें नहीं होती। स्पेंगलर कहते हैं कि सभी सभ्यताएं पूरी तरह से अलग होती हैं, उनकी पृष्ठभूमि, उनके सोच विचार, आचार विचार, पद्धति सब पृथक होती है। तो इनका कहना है कि उनकी तुलना एक सभ्यता की दूसरे से नहीं हो सकती। यद्यपि इससे सहमत पूर्णतः नहीं हुआ जा सकता, किंतु स्पेंगलर की ऐसी मान्यता है। एजेपी टेलर का मत कि टायनबी यूनान और पाश्चात्य सभ्यताओं के अनेक उदाहरण देता है, किंतु पूर्वी सभ्यताओं में से बहुत कम उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये आलोचना कर रहे हैं टाइनबी के अध्ययन की। 29 सभ्यताओं का जो संस्कृतियों का अध्ययन उन्होंने किया था, उसका दृष्टिकोण सही अर्थों में तुलनात्मक नहीं है, क्योंकि उसने तुलनात्मक विवेचन के बाद निष्कर्ष नहीं निकाले। ये आरोप लगा रहे हैं कि निष्कर्ष उन्होंने नहीं निकाले, वरन अपने निर्धारित मत को ही सिद्ध करने के लिए इतिहास के उदाहरण लिए हैं। इस तरह से टाइनबी की आलोचना करते हैं। ईसाइया बर्लिन लिखते हैं, एक वैज्ञानिक समानता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। प्राकृतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं कि एक वैज्ञानिक जो होता है वो समानता के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह सामान्य में रुचि रखता है, जबकि इतिहासकार तुलनात्मक अध्ययन तो करता है मगर अपना ध्यान विभिन्नताओं पर, अंतर पर केंद्रित करता है। ये ईसाइया बर्लिन लिख रहे हैं। यद्यपि ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। जब उसको समानता देखनी होती है तब वह इतिहासकार समानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, और जब अंतर, विभिन्नता देखनी होती है तो विभिन्नता पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ईसाइया बर्लिन ऐसा लिखते हैं। मार्क्स ने लिखा, ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जो ऊपरी तौर पर बेहद समान होती हैं लेकिन भिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों में घटित हैं, हमारे सामने पूर्णतया भिन्न नतीजे पेश करती हैं। इन दोनों विकास क्रमों का पृथक पृथक अध्ययन करने के बाद यदि हम उनकी तुलना करें तो हम इसको समझने में सहायक सूत्रों को आसानी से पकड़ सकेंगे। ऐसा मार्क्स का कहना है। बारीकी पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।